लगता है कि मेरा बच्चा कहीं न कहीं सोशली एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि शायद मैंने अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में कहीं न कहीं वो डोमेन्स पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिए, जहाँ पे मुझे अपने बच्चे के सोशल डोमेन पे काम करने की ज़रूरत थी। अगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरा बच्चा फील्स स्केयर्ड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट मीन्स कि जब इनिशियल ईयर्स से मैंने कम्युनिकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, दैट्स व्हाई माय चाइल्ड लाइक इन दैट थिंग। यू नो ऑल चाइल्ड हैव द एबिलिटीज टू डू एनीथिंग, इट्स जस्ट हाउ कि हम उनको शेप कैसे करते हैं, हम उनको गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की पेरेंटिंग स्किल्स हम यूज़ करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमनली पेरेंट्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो हम सब करते हैं इज़ द कंपैरिजन। जो हम कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का, कि चाहे वो इन टर्म्स ऑफ नंबर हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ कोई भी स्किल हो, कि मिस्टर एक्स का बच्चा 99% लेके आया, आपके सिर्फ 97 आए, वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके ज़्यादा आ गए, आपके क्यों कम आए हैं। वो स्पोर्ट्स में भी है, वो बाकी क्लासेस में भी जाता है, आप नहीं जाते हो, या वो बैडमिंटन में बहुत अच्छा है, या वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं खेलते हो, आप भी खेलो, या आपके कज़न को देखो उसने इतना अच्छा स्कोर किया है, या आपके भाई बहन को देखो, हम सिबलिंग्स में भी वो कंपैरिजंस करते हैं। जनरली इस कंपैरिजन का जो पेरेंट्स का मोटिव होता है वो होता है कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट करें, बट ये जब हम कंपैरिजन करते हैं आप अपने बच्चे को डीमोटिवेट करते हो। ये एक सबसे गलत टेक्नीक है जो हम पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करना। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे का किसी और बच्चे के साथ कंपैरिजन करेंगे, आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट करेंगे, उसकी सेल्फ एस्टीम के साथ आप एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को आप कम कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो बॉन्डिंग है अपने बच्चे के साथ आप उसको भी खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर बार बार वो कंपैरिजन आते हैं तो बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, दे डोंट वैल्यू, उनके लिए कोई कीमत नहीं है जो मैं करता हूँ, दे जस्ट वांट मी टू बी द अनदर पर्सन, या जो दूसरा बच्चा है वो उसकी जैसा मुझे बनना देना चाहते हैं। उनको मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, या मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे क्या डिफिकल्टी होती है, या अगर हम कहें कि वो मुझे नहीं समझते। एंड ऐसा अक्सर ऐसे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम कंपैरिजंस करते हैं। अगर आपका एक बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है और दूसरा बच्चा एकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं है, तो हम हर रोज़ डेली बेसिस पे चाहे सरकैज़म हो, टॉन्ट्स हो, या कंपैरिजन कि आप की दीदी को देखो, आपके भैया को देखो, इतने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बाकी सारी चीज़ों में भी अच्छी हैं, टीचर हमेशा उनकी तारीफ़ करती है, तुमसे क्यों नहीं होता है, तुम्हें करना नहीं है, एक्स वाई जेड। तो ये जो सारे कंपैरिजंस हम करते हैं, इससे आप अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उनके सारे एरियाज में नेगेटिविटी को, आप उनकी लाइफ में नेगेटिविटी को खुद से जनरेट कर रहे हो, यू आर इम्पैक्टिंग देयर परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके परफॉर्मेंस को आप खुद कर रहे हो बाय मेकिंग द कंपैरिजंस। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो कि हम किस तरीके का रोल मॉडल प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आप शेप करते हो कि आपके बच्चे अपनी लाइफ को किस तरीके से देखेंगे। तो इफ़ यू आर द समवन कि अगर आप सर्वेंट्स पे चिल्लाते हो, या जब आप सोशली जाते हो यू गेट इरिटेटेड वेरी इजीली, सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका बच्चा चिल्लाए नहीं। अगर आप वो चीज़, वो सेम मेथड यूज़ करते हो टू डील विद द प्रॉब्लम्स, या यू गेट एंग्शियस जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेसर आता है। सपोज आपके हस्बैंड ने एकदम से आपको बोला कि आपको आज घर पे से 15-20 लोगों का डिनर अरेंज करना है, एंड यू विल गेट हाइपर, यू विल गेट इरिटेटेड, और या तो आप उनसे फाइट करना शुरू कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हो, वरिड हो सकते हो कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी कैसे करूँ, तैयारियां कुछ भी नहीं करी हैं। तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम को देख रहे हो, आपका बच्चा वो आपसे सीखता है। आप एक रोल मॉडल की तरह उनके सामने प्रेजेंट करते हो कि किस, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे उसमें एंग्शियस होना है, या मुझे एंगर दिखाना है, या मुझे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, या किस तरीके से मैं दूसरे से जब बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई सामने वाला इंसान मेरे से अथॉरिटी में ऊपर है या नीचे है, तो मैं उनसे कैसे बात करता हूँ या करती हूँ। ये सारे रोल मॉडल आप अपने बच्चों को प्रेजेंट करते हो। सो जो आप उनको प्रेजेंट करते हो दे लर्न द सेम। उसमें हम फिर बच्चों पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये इतना एग्रेसिव क्यों है, या ये बदतमीजी करने लग गया है। अगर आप उनके सामने किसी से बदतमीजी करते हो तो दे विल डेफिनेटली अडेप्ट दिस वे कि हाँ यही सही तरीका है, कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उससे फाइट करो, या आप उससे बदतमीजी कर सकते हो, या उसकी इंसल्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि किस तरीके का रोल मॉडल आप अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो।
नेक्स्ट इज द शाउटिंग मैच। शाउटिंग मैच कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, हमें कुछ काम करवाना है, हम चिल्ला रहे हैं, बेसिक सी चीज़ें जैसे कि आपको रूम साफ करना है अपना, एक बार में बोला नहीं सुना, दूसरी बार में हमने चिल्ला दिया, या हमें बोलना है कि आप फ़ोन कम यूज़ करो, गेम कम खेलो, तो हमने फिर चिल्ला दिया, वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, गेम खेलने जा रहे हैं, तो हमने चिल्ला दिया। हम थ्रू आउट द टाइम शाउटिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो हमारी बात माने, बट ये एक सबसे गलत तरीका है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों के ऊपर शाउट करते हो, आप एक रिबेलियस नेचर, एक रिबेलियस बिहेवियर अपने बच्चे के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शाउट करोगे, एक तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, मम्मी तो चिल्लाती रहती है, पापा तो चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका एसेंस है, जो आप उसको सिखाना चाहते हो या जो आप काम करवाना चाहते हो, उसका एसेंस चला जाता है, रिबेलियस नेचर अक्सर बच्चों के मन में आ जाता है। सो उसकी जगह हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम उन पे चिल्लाएँ ना, आप जो बात उनसे कहना चाहते हो उसको कम्युनिकेट करो इन अ वेरी हेल्दी वे, एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को उनको कम्युनिकेट करो कि आप क्या काम करवाना चाहते हो, क्योंकि शाउटिंग से तो वो वैसे भी नहीं करेंगे। तो शाउटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, जितना आप शाउटिंग कम से कम कर सकते हो उतना आपको शाउटिंग करने की कम करने की ज़रूरत है। शाउटिंग की जगह ट्राई टू एक्सप्लेन, आप रूम साफ करवाना चाहते हो, ट्राई टू एक्सप्लेन, या फिर हम नेगोशिएशन यूज़ करते हैं बच्चों के साथ कि आप उनको एक टाइम लाइन दे दो कि आपके पास सपोज 9 टू 11 तक का टाइम है, उसमें आपको अपना रूम साफ करना है एंड इट्स योर चॉइस। तो आप शाउटिंग करवा के उनसे वो काम नहीं करवा सकते हो। शाउटिंग जब हम करते हैं, एक तो हम उनको एग्रेसिव, ये एग्रेसिव होना या गुस्सा करना एक वे है टू से योर थिंग, वो आप उनको सिखा रहे हो कि जब भी आपको अपनी बात किसी को बोलनी है, वो इंसान नहीं सुन रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा है, तो यू शाउट, यू आर गिविंग दैट एग्जाम्पल, आप वो एग्जाम्पल अपने बच्चों को दे रहे हो। तो मेक श्योर कि आप ये शाउटिंग को बंद करें, कम करें। नेक्स्ट इज ओवर स्केड्यूलिंग। आजकल की बिजी लाइफ में हमने इतने सारे चीज़ें अपने बच्चों पे थोप दी हैं कि उनको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी करना है, उनको स्पोर्ट्स में भी जाना है, उनको आर्ट क्लासेस भी जाना है, उनको म्यूजिक क्लासेस भी जाना है, एंड सो ऑन। उनका दिन इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है। दे डोंट इवन हैव टाइम टू लिव देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन को जीने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का, ठीक है, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आते क्लासेस हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास है, होमवर्क क्लासेस हैं, ट्यूटर्स हैं, एंड द सेम रूटीन एवरी डे। सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्केड्यूलिंग ना करो। आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप वो बच्चों पे ना थोपे कि मुझे बनना था कि मैं डांसर बनूं, मुझे बनना था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, या मुझे करना था कि मेरा सपना है कि मेरा बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा करे, या म्यूजिशियन बने, या एकेडमिकली बहुत अच्छा करे, या डॉक्टर बने। तो आप उनसे उस चीज़ को ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उनकी लाइफ को ओवर स्केड्यूलिंग ना करें। बचपन, चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जो सबसे प्रीशियस टाइम होता है, लेट देम एंजॉय। उनको वो फ्री टाइम, कम से कम एक पूरा जो स्केड्यूल आप बना रहे हैं दिन का, उसमें कुछ फ्री आवर्स भी होने चाहिए जिसमें वो सिर्फ एक्सप्लोर कर सकें। अगर हम उनको एक डेफिनेट रूटीन पे एक ओवर स्केड्यूलिंग थ्रू आउट में वो जी रहे हैं, तो उनको एंग्जाइटी, प्रेशर फील होना, स्ट्रेस होना, वो तो बहुत कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम वो उनकी लाइफ में दे रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग इट, बट हम अगर दे रहे हैं तो दे विल फील इट। और जब उनसे ये चीज़ नहीं हैंडल हो पाती है, दिस ओवर स्केड्यूलिंग, दिस ओवर प्रेशर, इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना, तो दे गेट हाइपर, दे गेट एग्रेसिव। और वो उस चीज़ को डील करने के लिए अलग-अलग तरीके, चाहे वो आपसे फाइट हो, चाहे वो गेमिंग के तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना हो, एंड सो ऑन। दे डू दे नो ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू मैनेज दैट स्ट्रेस एज़ पर देयर अंडरस्टैंडिंग, कि उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या तरीका सही है, जो उन्होंने सीखा है कि मुझे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, दे डू इट। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे की लाइफ को ओवर स्केड्यूल ना करें। लेट देम लिव उनकी चाइल्डहुड को, उनको जीने दें। थोड़ा सा फ्री आवर्स ज़रूर होने चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि आप उनको अकेडमिकली एक्स्ट्रा करिकुलर उन सब में मत करवाओ, यस करवाइए, बट फ्री आवर्स होने भी ज़रूरी हैं। आप एक फुल पैक डे उनका नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे अक्सर फेस करते हैं, एंड एज पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ द इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच। हम अक्सर का मूड अच्छा है तो आप उस बात पे उनको कि ठीक है, आज आप गेम खेल रहे हो, कोई बात नहीं, आज खेलो, आज तो गेस्ट आए हुए हैं, या मम्मी बिजी है खाना बनाने में, या चलो आज तो संडे है, या आज मम्मी का मूड बहुत अच्छा है, या पापा का मूड अच्छा है, तो पापा ने कह दिया आज चलो आप एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स गेम खेलो। बट एट द सेम टाइम किसी दिन आप ऑफिस से एंड यू आर इरिटेटेड एंड बच्चा गेम खेल रहा है, तो आपने उसी बात पे उन पे चिल्ला दिया, या यू मे स्लैप द चाइल्ड।
तो इस तरीके का अगर आप इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच अगर बच्चे को देते हो तो वो कैसे समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कि संडे को तो गेम खेलना ठीक था बट मंडे को गेम खेलना गलत हो गया, क्यों? हाउ दे विल अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है, कब मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, किस बात पे उनका वो गुस्सा करेंगे, किस बात पे वो समझेंगे, किस बात पे वो नहीं समझेंगे, अगर आप एक इनफ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच रखते हो। सो आपको एक फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच रखने की जरूरत है थ्रू आउट, कि अगर आपने मना किया है कि 1 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेलना है, तो नहीं खेलना है, डिस्पाइट एवरी डे, कि वो फ्लेक्सिबल एक अप्रोच जो है आपका वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इनकंसिस्टेंसी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होते हैं। आप कभी हम उनके जब वो रूल्स फॉलो नहीं करते, कभी वी आर ओके कि ठीक है कोई बात नहीं बच्चा है करने दो, कभी हम उस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कभी हम उनको जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कभी उन्होंने कुछ अच्छा किया तो हमने रिवॉर्ड्स दे दिया, कभी हम उन्होंने अच्छा किया तो हमने रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर परफॉर्म किया तो हमने उनको पनिशमेंट दे दी, सम टाइम सेम बिहेवियर अगर बाद में परफॉर्म किया तो हमने पनिशमेंट नहीं दी। तो ये जो एक अनकंसिस्टेंट अप्रोच होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन क्रिएट होता है एंड बच्चे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उनको करना क्या है, दे आर जस्ट द किड्स। अगर आप ही इनकंसिस्टेंट हो अपने अप्रोच में तो उनको कैसे समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करने पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या करने पे मुझे पनिशमेंट मिलेगी और किस दिन, राइट? सो अगर आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखेंगे तो बच्चे के लिए भी वो समझना बहुत ईजी होगा, उनको लिए एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होगा कि हाँ ये सही है ये गलत है, ये करना है नहीं करना है, एंड एक्सप्लेन द रीजन वाई। अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा गेम खेलना नहीं अलाउड कर रहे हो बच्चे को, वाई इट इज़ नॉट अलाउड, क्यों अलाउड नहीं है, उनको एक्सप्लेन करो। अगर हम डॉक्टर आपको कुछ बोल दे कि आपको नहीं करना है, यू विल ऑल्सो आस्क कि डॉक्टर टेल मी कि क्यों नहीं करना है, आप मुझे वजह तो बताओ, तभी तो मैं फॉलो करूंगा या करूंगी। तो जब तक आप वजह नहीं बताओगे वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सप्लेन देम, जो भी आप उनसे चीज़ करवाना चाहते हो, जो आपको लगता है सही है जो सही नहीं है, उनके साथ बैठो, हैव अ कम्युनिकेशन और उनको समझाओ कि क्यों सही नहीं है, इसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, गिव देम अ रिप्लेसमेंट बिहेवियर, कि अगर मैं अभी 4 घंटे गेम खेल रहा हूँ और मैंने सडनली कट कर दिया कि 1 घंटा देखना है, तो बाकी के 3 घंटे मुझे क्या करना है, आपको या उनको समझाना पड़ेगा, एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर उनको देना पड़ेगा। Next is the corporal punishment. Corporal punishment is anything that uses physical, जैसे स्लैप करना या धक्का दे देना या पनिशमेंट, फिजिकल कोई भी पनिशमेंट देना, इसको कॉर्पोरल पनिशमेंट। किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट को यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के साथ। वो एक अग्रेसिव मॉडल को उनके सामने आप प्रेजेंट करते हो कि कुछ भी हो आपको चिल्ला देना है, आपको अग्रेशन शो करना है, आपको गुस्सा हो जाना है, इज द वे, और वो करेक्ट वे है, क्योंकि आप उसको हमेशा रिपीटेटिवली करते हो तो जो मम्मी पापा करते हैं वो सही होता है। आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो बच्चों को तो दे विल लर्न इट एंड दे विल अप्लाई इट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ वो उस चीज को अप्लाई करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये अग्रेशन वाला मॉडल बच्चों को ना दें, ठीक है? किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट, जैसे सपोज आपने बच्चे को स्लैप कर दिया, उससे कोई भी अनडिजायर्ड बिहेवियर रुकेगा नहीं, उसकी जगह एक इम्पल्सिवनेस, एक रिबेलियस बिहेवियर आप बच्चों के अंदर इंस्टॉल करोगे एंड एट द सेम टाइम आप वायलेंस को इंक्रीज कर रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट यूज करते हैं तो बच्चे सेम आप पे करने लग जाते हैं कि आपने उनको थप्पड़ मारा तो उन्होंने आपको बाइट कर लिया या धक्का दे दिया या पुश कर दिया, क्योंकि आप उनको वो चीज़ सिखा रहे हो कि वायलेंस करना सही है। सो किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट को नहीं यूज करना है, इससे आप अपने बॉन्डिंग को पूरी तरीके से खराब कर लेते हो अपने बच्चों के साथ, उनकी नेगेटिव इमोशंस उनके मन में अपने लिए जनरेट हो जाते हैं कि मम्मी पापा मुझे कभी नहीं समझते, वो उसको उनको सिर्फ मारना आता है, दे आर नॉट, वो मुझे प्यार भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ मुझे मारते हैं। तो वो जो नेगेटिव इमोशन है आपकी तरफ, हेट्रेड, एक इम्पल्सिव, एक अग्रेशन आना, वो आप खुद जनरेट करवाते हो अगर आप इस तरीके की पनिशमेंट का यूज करते हो। सो मेक श्योर कि हम इस तरीके की कोई भी बिहेवियर फिजिकल पनिशमेंट को यूज ना करें बच्चों के साथ। अगर हम बार बार किसी भी प्रॉब्लम में फिजिकल पनिशमेंट को यूज करते हैं तो हम हमारे बच्चे को जो कोपिंग एबिलिटी होती है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन से कैसे डील करना है, उसको कम कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ यही सीखेगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको चिल्लाना है, आपको गुस्सा करना है, आपको अग्रेसिव हो जाना है। एंड ये हमने आप अगर एक बार रिफ्लेक्ट बैक करें, अगर अगर ये आपका पैटर्न है तो शायद आपने भी ये अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किया हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले गुस्सा आता है।
सो मेक श्योर कि किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट हम बच्चों के साथ बिल्कुल यूज ना करें। नाउ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या अच्छी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं एक आइडियली पेरेंटिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रोल हैं जो उनको प्ले करना चाहिए। सबसे पहला है इसकी फैसिलिटेटर। हमें अपने बच्चों की लाइफ में एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना चाहिए। हमारी प्रेजेंस उनको फेल्ट होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चों को आज कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर स्कूल में कुछ हुआ है, उसको किसी पार्क में जब वो गया था उसको किसी बच्चे ने कुछ बोला है, या उसको किसी चीज़ से डर है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, सो आई शुड बी द वन जो उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, या वो बच्चा कंफर्टेबल हो कि सबसे पहले आके मम्मी पापा को वो चीज़ बताई कि मम्मी मुझे इस चीज़ से डर लगता है, या आज स्कूल में ऐसा हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, या आज पार्क में उस बच्चे ने मुझे ऐसा बोला, या एक्स वाई जेड जो भी बच्चे को प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे पहले यू शुड बी द वन पर्सन जिसको आके वो बात करें। उनको वो फैसिलिटेटर आपकी प्रेजेंस की हाँ मम्मी पापा हैं उनकी लाइफ में वो फील होनी चाहिए। एंड जो हम अक्सर आजकल की लाइफ में करते हैं कि हम बच्चों से ये तो पूछ लेंगे आपने होमवर्क किया, आपने अपने टेस्ट की पढ़ाई करी, आपने सब कुछ किया, बट क्या हम उनके दिन के बारे में पूछते हैं? आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या किया, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड से किस तरीके की बातें करते हो, आपके जब आप पार्क जाते हो क्या दूसरे बच्चे आपसे बात करते भी हैं, नहीं करते हैं, जब आप पार्क में खेलने जाते हो क्या आप कंफर्टेबल होते हो, किस तरीके की प्रॉब्लम तो आपको नहीं होती है। स्कूल में जब आप जाते हो क्या आप अकेले बैठते हो या आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठते हैं। ये जो सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनके दिन के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको क्या पता होगा कि आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। हम सिर्फ आउटवर्ड बिहेवियर पे अगर फोकस करेंगे, आउटवर्ड बिहेवियर से यहाँ मतलब है कि उसने होमवर्क नहीं किया, बट क्यों नहीं किया? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ तो रीज़न होगा, या तो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है होमवर्क को समझने में, या वो किसी और चीज़ से इतना परेशान है कि उसको होमवर्क करना ज़रूरी नहीं लगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों वो बिहेवियर है जो आउटवर्ड बिहेवियर है। आपने देखा होगा बच्चे आज आज बहुत इरिटेटेड सा है, बहुत ज़्यादा सैड है, या बहुत ज़्यादा बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। व्हाई? क्यों ऐसा कर रहे हैं? उस चीज़ को समझो। उसके लिए आपको उनके दिन के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अलावा जो उनकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि अगर उनको सिर्फ आप इतना पूछोगे होमवर्क किया, स्कूल में टेस्ट कब है, अच्छा असाइनमेंट्स कर लिए, ओके। अगर उनको आप सिर्फ इतना पूछोगे हाउ विल दे अंडरस्टैंड कि मम्मी पापा मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। बहुत बार अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं उन बच्चे की बिहेवियरल कंप्लेंट्स होती हैं, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप उनके लाइफ का पार्ट नहीं बनोगे, तब तक आप उनकी हेल्प पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर आप एक फैसिलिटेटर की तरह अपने प्रेजेंस को उनकी लाइफ में फील करवाएं। आपका जो सपोर्ट है उसको वर्बली कम्युनिकेट करें। हम ये ज़्यूम कर लेना कि हाँ पेरेंट्स हैं, हम तो हैं ही हमारे बच्चों के लिए, हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, बट उनको कैसे पता होगा? आप उनको ये बात बोलो। जब तक आप वर्बली बार-बार कम्युनिकेट नहीं करोगे कि यस बच्चा आई एम हियर, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे आके बात करो, आपको कोई कुछ बोलता है आप मुझसे आके बात करो, आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो बिना डरे, बिना घबराए मुझसे आके बात करो, मम्मा-पापा आपकी हेल्प करेंगे उसमें। जो भी आपको कुछ अगर किसी इमोशन कुछ फ़ील होता है आप हमसे आके बात करो, यू नो। अगर आप नोटिस करते हो कि सडनली जब सुबह बच्चा गया था तो अच्छे मूड में था, जब वापस आया तो उसका मूड ठीक नहीं लग रहा है, या अभी 2-3 दिन से बच्चा बात कम कर रहा है, सडनली कुछ बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए हैं, एक्सप्रेस, उनसे पूछो कि क्या हुआ बेटा, आप सुबह गए थे तो आप हैप्पी थे, अभी आप थोड़ा सैड लग रहे हो, या आप बहुत लो लग रहे हो, आप बात कम कर रहे हो, क्या हुआ है? जब तक आप नोटिस नहीं करोगे, अपना कंसर्न एक्सप्रेस नहीं करोगे, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हाँ मम्मी या पापा मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, वो समझना चाहते हैं, वो मुझे हेल्प करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम कि जब हम उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम उनकी लाइफ में एक ध्यान रखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को स्पेस भी देना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूसली सोचते हो कि हाँ ये तो बच्चा है, इसको क्या स्पेस की ज़रूरत है, नहीं। आजकल बच्चों को स्पेस भी चाहिए। एक आप उनको उनकी स्पेस में ऑब्जर्व कर सकते हो, बट गिव देम दैट स्पेस, ताकि उनको भी वो एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आए, उनको एक अपना कंफर्टेबल सेफ स्पेस मिले कि हाँ आई हैव दिस स्पेस। आप उनको स्पेस दो, आप उस स्पेस में उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आप डिनाई नहीं कर सकते हो उनको वो स्पेस देने से, एक हेल्दी स्पेस जो वो चाहते हैं।
नेक्स्ट इज़ कि हम जब फैसिलिटेटर का क्या वर्क करते हैं, उसके साथ-साथ हमें उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। और जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हर एक बच्चा है वो यूनिक होता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और जिस तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल आप बड़े बच्चे के साथ यूज़ करते हो, आप वो सेम सेकंड बच्चे के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। किस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से वो डिमांड्स करते हैं, किस तरीके से उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। अपने इमोशंस वो कैसे लेते हैं, कोई हो सकता है बच्चा बहुत शांत हो, कुछ हो सकता है बच्चा बहुत हाइपर रहता हो, कोई बच्चा बहुत इमोशनल हो, कोई बच्चा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो हर बच्चा इज़ वेरी यूनिक एंड यू हैव टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल। किस तरीके से आप बड़े बच्चे के साथ डील कर रहे हो, किस तरीके से छोटे बच्चे के साथ डील कर रहे हो, यू हैव टू चेंज दैट स्टाइल एज़ पर देयर यूनिकनेस। कि जो बच्चा जो यूनिक है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, उस हिसाब से आपको गाइडेंस देनी है। अगर मुझे पता है कि बच्चा अगर उसको वन ऑफ माय किड इज़ बहुत रेबेलियस है और वैसे नहीं समझेगा, तो आपको डिफरेंट अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा उसको वो चीज़ समझाने के लिए। एंड एक्सेप्ट कि आपका जो पेरेंटिंग है, कि आपका आपका बड़ा भाई तो एक बार में बोलने में मान जाता है, आप क्यों नहीं मानते हो? तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें वो डिफरेंट है। आपका बड़ा बच्चा अलग है जो शायद एक बार में बोलने में मान जाता है, दूसरे बच्चों के लिए आपको दूसरा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सेम पेरेंटिंग हम हर बच्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर बच्चा बहुत यूनिक होता है, उनको समझने का तरीका, उनको उनके फ़ील करने का तरीका, उनका बिहेव करने का तरीका बहुत अलग रहता है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट द इंडिविजुअल गाइडेंस कि हर बच्चे को मुझे अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को कन्वे करने की ज़रूरत है अपने बच्चों को भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इज़ दैट इमोशनल रेगुलेशन, कि जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे, ये मॉडल नहीं करोगे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, उनको ये एक्नॉलेज कैसे करते हैं अपने इमोशंस को। आप अगर हैप्पी हो, आप सैड हो, आप जेलस हो, आप एंग्री फील कर रहे हो, व्हाटसोएवर कौन सा भी इमोशन है, उसको लेबल कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मुझे क्या इमोशन फील हो रहा है, और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एंड एट द सेम टाइम कि इट इज़ ओके टू शेयर, कि आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो उसको शेयर करना ठीक है। हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, हमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है। ये आपको सिखाना पड़ेगा बच्चे को। एंड ये आप कैसे कर सकते हो? थ्रू रोल मॉडलिंग। जब आप अपने इमोशंस उनके साथ एक्सप्रेस करते हो, उनको समझाते हो कि हाँ, अगर आज आप सैड फील कर रहे हो, इट इज़ ओके। आपके नंबर अगर आपके फ्रेंड से कम फील आए हैं और अपने आप का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हो और आपको दुखी लग रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, इट इज़ ओके। आप सैड फील कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो, एंड देन व्हाट आई कैन डू कि मेरा नंबर कम आए तो नेक्स्ट टाइम मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि मेरे नंबर उससे ज़्यादा आ सके। हमने नेगेटिव इमोशन फील किया, बट हमने जो उसका पर्पस था वो हम एक पॉजिटिव वे में लेके गए। ये चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो कि अपने इमोशन को लेबल करना, आइडेंटिफाई करना, एंड एट द सेम टाइम उसको एक्सप्रेस करना। क्योंकि जब तक बच्चे अपने इमोशंस को समझेंगे नहीं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर वो सिर्फ दबाते रहेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर क्रिएट करता है। एंड एट द सेम टाइम जो आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी की कंसर्न्स होने लग जाते हैं, वो इसी वजह से है, बिकॉज उनका इमोशनल रेगुलेशन अच्छे से नहीं होता है। दे डोंट एक्सप्रेस। वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते मुझे किस चीज़ से दुखी लगा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे किस चीज़ से एग्रेशन फील होता है, मुझे अकेलापन क्यों फील होता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है, वो कभी ये चीज़ें बातें बताते ही नहीं है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एज पेरेंट्स, उनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपको अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी होता है। हर दिन आप जो भी इमोशन फील करते हो उसको समझो, उसको एक्नॉलेज करो, एंड देन टीचिंग देम द अप्रोप्रिएट वे कि कैसे अपने इमोशन को मुझे एक्सप्रेस करना है। चाहे वो नेगेटिव इमोशन क्यों ना हो। अगर मुझे आज मेरे फ्रेंड के पास एक साइकिल है और मेरे पास नहीं है और मुझे जेलेसी फील हो रही है, इट्स ओके। जेलेसी भी एक इमोशन है, वो हर इंसान को फील होता है। ठीक है, मुझे जेलेसी फील हो रही है, बट मुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, आज मेरे पास नहीं है, मे बी आई कैन हैव इट लेटर। और उसके लिए शायद मुझे कुछ वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसके साथ क्या चीज़ उसने आपको कन्वे करी है। कि मे बी अभी नहीं तो मे बी 6 मंथ या बाद या 1 ईयर बाद आई विल हैव इट, तब तक मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करूँगा। सो यस, मैंने नेगेटिव इमोशन फील किया, बट उसके पर्पस को मैंने अगेन रीडायरेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव वे में। तो ये चीज़ें आपको अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। उनको इमोशनल रेगुलेशन जितना ज़्यादा अच्छे से होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से उनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो डेवलप होगा, उतने अच्छे से उनके इमोशन सिक्योर होंगे, एंड उतने अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी बनेगी।
नेक्स्ट इज दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि आप किस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चों को देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से लोग घर में बात करते हैं, किस तरीके से लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग घर में किस तरीके से होती है, डिसीजन मेकिंग घर में किस तरीके से होती है, क्या बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं या एक बहुत ही कॉर्डियली वे में कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से आप सारी चीज़ें, वैल्यूज़ क्या हैं घर की, मॉरल्स क्या हैं, किस तरीके से आप एथिक्स को फॉलो करते हो नहीं करते हो, वो सारी चीज़ें बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इन्वायरमेंट यहाँ पे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आपके आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं, वो मैटर करता है। सो मेक श्योर कि आप जो उनको सिखाना चाहते हो उस तरीके का इन्वायरमेंट अपने घर में रखें। आप जिस तरीके से दूसरों से बात करोगे वैसे ही वो सीखेंगे। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में डील करते हो, अगर आप डेली बेसिस पे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो तो वो भी करना सीखेंगे। अगर आप सिर्फ चिल्लाते हो तो वो भी सिर्फ चिल्लाना ही सीखेंगे। सो मेक श्योर कि एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव इन्वायरमेंट हम बच्चों को प्रोवाइड करें। नाउ अब हम इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर मेरे बच्चे में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं या हो रही हैं, तो हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो किस इमोशंस की अगर हम बात करें तो पहले बच्चा ज़्यादा बात करता था, ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, अब नहीं होता है। जो चीज़ें उसको पहले पसंद थी, इंटरेस्ट थे, हॉबीज़ थी, अब वो सब छोड़ दी हैं। पहले शायद उसको फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाने में बहुत अच्छा लगता था, अब सिर्फ अपने रूम में अकेला बैठा रहता है। क्या इस तरीके की कोई चेंज आप अपने बच्चे के अंदर नोटिस कर रहे हो? पहले जब आप उसकी फेवरेट चीज़ बनाते थे, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था। नाउ आपका जो बच्चा है, वो बिल्कुल भी उसको वो रिएक्ट भी नहीं करता उस चीज़ पे कि हाँ ठीक है बना दिया तो इट्स ओके। सो जो वो जनरल हैप्पीनेस बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों से ड्राइव करते हैं, क्या वो खत्म हो रही है? क्या वो कम हो रही है? क्या उसमें किस तरीके का चेंज आ रहा है? क्या वो अब छोटी-छोटी बात पे अग्रेसिव हो जा रहे हैं? अगर हम एकेडमिक की बात करें तो क्या बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स अब स्कूल से आने लग गई हैं कि नहीं सुनता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम्स आती हैं रीडिंग में, राइटिंग में, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, क्या बच्चा क्लासेस स्किप करने लग गया है, या पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आप जा रहे हो वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स, स्पेसिफिक तरीके की कंप्लेंट्स आने लग गई हैं। सडनली आपने कुछ नोटिस किया है कि पहले जब आप गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में जाते थे तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होता था, अब वो एक्सक्यूजेस देता है आपको ना जाने के। या अगर आप उसको बोलो कि चलो आप नीचे पार्क में चले जाओ, वहाँ पे बच्चों के साथ खेलो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देना, चाहे वो पढ़ाई का ही क्यों ना हो, बट यस एक्सक्यूज़ देना कि नहीं आई डोंट वांट टू गो। या सडनली आपने देखा हो कि पहले ज़्यादा फ्रेंड्स थे, अब फ्रेंड्स नहीं हैं, या बहुत ही कम लोगों से वो बात करता है। किसी भी तरीके का बिहेवियरल चीज़ की जब हम बात करते हैं, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, या बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन में अब यूज़ कर, बहुत ज़्यादा गेमिंग, वायलेंस वाले गेम यूज़ करने लग जाना, कुछ भी तरीके का बिहेवियरल चेंज आप नोटिस करते हो अपने बच्चे के अंदर, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान दें ऑन अ डेली बेसिस तो आप नोटिस करोगे कि छोटे-छोटे चेंजेस आने शुरू होते हैं अगर आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मेक श्योर आप अपने बच्चे की स्क्रीनिंग करते रहें कि कोई चेंजेस साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल चेंजेस तो बच्चे के अंदर नहीं आ रहे हैं। मेक श्योर आप इस तरीके की स्क्रीनिंग करते रहें अपने बच्चों के साथ। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल किस तरीके की है। आप किस तरीके से, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, एंड आप किस तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल को यूज़ करते हो, उससे भी बच्चे की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें आप डिसीजन लेते हो और आपने एक सपोज आपने कमांड दी कि आपको 10 बजे सो जाना है, मतलब सो जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, आपने होमवर्क करे बिना पार्क में खेलने नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, कि हमने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है और आपको वही करना है, जिसमें हम कम्युनिकेशन का कोई चांस रखेंगे, दे विल बी लेस कम्युनिकेशन, किसी तरीके से हम जो डिस्कशन है वो नहीं होगा, एक नेगोशिएशन नहीं होगा बच्चों के साथ, वी आर जस्ट गिविंग द कमांड्स एंड दे हैव टू फॉलो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गया अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में। रेसिप्रोकल में क्या हो, रेसिप्रोकल पेरेंटिंग स्टाइल अगर आपका है ऑन दी अदर हैंड, जिसमें आप बच्चे के साथ डिस्कस करते हो कि ठीक है अगर हमें बेड टाइम डिसाइड करना है तो हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अगर मैंने बोला है 9 और बच्चा बोल रहा है 11, सो लेट्स म्यूचुअली डिसाइड कि ठीक है 10 बजे सोने चले जाना है। या अगर कुछ घर में डिसीजन लिया जा रहा है चाहे छोटी से छोटी चीज़ में कि ठीक है आज क्या बनना है, या हमें कहाँ घूमने जाना है, या उसमें आप अपना डिसीजन ले रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप बच्चे का ओपिनियन भी मांग रहे हो कि आप भी बताओ बेटा आपको क्या लगता है।
तो उसमें क्या है कि हम एक रेसिप्रोकल कि हम अगर उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनसे रिस्पेक्ट ले रहे हैं, हम उनको कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वी आर वैल्यूइंग कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका थिंकिंग क्या है। तो एक रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उस तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल है आपका। या बहुत ही ज़्यादा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है कि जो बच्चे ने बोला हमने कर दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उनको गेम खेलना है खेलने दिया, उनको बाहर घूमने जाना है हमने करने दिया, उनको जो करना है वी आर जस्ट अलाउिंग देम, वी आर विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। हम बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम। किस तरीके से हम उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं विदाउट इवन आस्किंग, दैट इज़ परमिसिव। नेक्स्ट इज़ इनडिफरेंट कि आप कभी अवेलेबल हैं, कभी नहीं अवेलेबल इमोशनली, कभी आपने सिर्फ नीड बेसिस पे उनको प्रोवाइड कर दिया, कभी आपने नहीं प्रोवाइड किया जब उनको ज़रूरत है। समटाइम्स यू आर अवेलेबल, समटाइम्स यू आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम देख नहीं रहे हैं हमारे बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर नॉट दैट मच अवेयर। हमें शायद बस इतना पता है कि वो स्कूल में जाता है एंड स्टैंडर्ड में, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता। एक बहुत ही सीक्रेट लाइफ बच्चे की आपसे अलग चल रही है। यू आर जस्ट अवेयर, जो वो घर में 4-5 घंटे रहता है अब इन फ्रंट ऑफ यू, या 1-2 घंटे अपने रूम से बाहर आता है, यू आर जस्ट अवेयर अबाउट दैट। तो किस तरीके का आपका पेरेंटिंग स्टाइल है बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ अब हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग्स। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम चैलेंजेस क्या फेस करते हैं आजकल की लाइफ में। जो हम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम बहुत ज़्यादा ओवर स्केड्यूल कर देते हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके बच्चे का आप एक कंटिन्यूस रन बेसिस पे लाइक का मशीन, एक रोबोट की तरह की ओके 10 से 2 स्कूल जाना है, 3 से 4 क्लासेस जाना है, 4 से 5 दूसरी क्लास जाना है, 5 से 7 दूसरी क्लास है, 7 से 8 आपको ये करना है, फिर आपको 8 से 10 होमवर्क करना है, 10 बजे आपको सो जाना है। सो अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट में डिफिकल्टी डेफिनेटली आने वाली है। एट द सेम टाइम हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है। कि अगर मुझे पता है कि मुझे 4 असाइनमेंट सबमिट करने हैं ना, आई हैव 4 days, तो मुझे अपना प्रायोरिटाइज कैसे करना है कि पहले किस चीज़ की डेट है, सबमिशन की डेट है, पहले में मुझे वो करना है, या जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पहले मैं उस चीज़ का असाइनमेंट करूँ, ताकि जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, मैं बाकी उसके बाद करूँ। तो आपको प्रायोरिटाइज करना सिखाना पड़ेगा कि जब हमारे पास मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम पे आते हैं तो हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। उनको आप प्रायोरिटाइज करना सिखाओ, टाइम मैनेज करना सिखाओ कि ऑन इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, किस तरीके से पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी डेडलाइन पहले है वो पहले करना है, और जिसकी डेडलाइन बाद में है वो बाद में करना है। मेक श्योर कि वो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब हम ओवर स्केड्यूल करते हैं या नियर द एग्जाम्स या कुछ भी हेक्टिक पीरियड जब आता है, सबसे पहले हम स्लीप सेक्रीफाइस करते हैं बच्चे। मेक श्योर कि वो स्लीप उनकी सेक्रीफाइस ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्लीप सेक्रीफाइस होगी उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और बाकी चीज़ों पे, उनके बिहेवियर पे, उनके इमोशंस पे, सारी चीज़ों पे, उनके अटेंशन स्पेन पे, वो कैसे कॉन्सेंट्रेट, कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर कि वो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीप ले। नाउ अगर जब हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की एंड ओवर शेड्यूलिंग की, तो हमें ये भी ज़रूरत है कि हम बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल टाइम बच्चों को नहीं दे सकते कि हाँ पूरा दिन आपको जो करना है करो, नहीं। उनका एक स्ट्रक्चर रूटीन होना भी ज़रूरी है, जिसमें फ्लेक्सिबल आवर्स आप दे सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप उनके साथ रूटीन बनाओ, एंड इसको आप उनके साथ डिस्कस करो कि आपको अगर सुबह से उठने का टाइम डिसाइड करना है कि ठीक है आपके बस 8 बजे आते हो ना, आपको डिसाइड करना है कि 6 बजे उठना है या 6:30 या 7 बजे, उनके साथ डिस्कस करो कि जब आप 7 बजे उठते हो तो आप शायद सारा काम भाग भाग के करते हो, तो कैन वी डिसाइड 6:30। जब आप बच्चों को उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उस रूटीन में फॉलो करते हो, आप उनके चांसेस, द प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उस रूटीन को फॉलो करेंगे, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम उस डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, हम एक ओनरशिप लेते हैं। आपके साथ भी ये होगा कि अगर आप किसी डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, आप ज़्यादा पार्टिसिपेशन करोगे, क्योंकि आप ओनरशिप लेते हो कि हाँ मैंने ही ये डिसाइड किया है। एंड एट द सेम टाइम आप उसमें कन्विंस करना भी आपके लिए आसान होगा कि बेटा आपने बोला था कि आप 6:30 उठोगे, मैंने नहीं बोला था, आपने डिसाइड किया, तो अब आपको ये फॉलो करना है। तो उसमें आप जब बच्चों पे जैसे हम थोप देते हैं कि आपको 6 बजे ही उठना है, उसकी जगह अगर हम उनसे डिस्कस करके एक रूटीन बनाएंगे तो उसमें कंप्लायंस ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट इज़ कि एक रेगुलर स्लीपिंग रूटीन जो होना बहुत ज़रूरी है कि लगभग मैं अगर रोज़ 10 बजे सोना चाहता हूँ तो सेम ही टाइम रहना चाहिए, ताकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बच्चों की वो स्टेबल रहे। हर दिन का अलग शेड्यूल, एंड उसमें आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि अगर जैसे बच्चे अक्सर कहते हैं कि मम्मी ये किसी दिन 8 बजे खाना बनाती है तो 9 बजे सोने को भेजती थी, किसी दिन 10 बजे खाना बनाती है तो 12 बजे सोने जाते हैं। तो उसमें आपको अपना रूटीन भी मेंटेन करना पड़ेगा कि यस, आपको पता है कि अगर मेरे घर के रूटीन से बच्चे का रूटीन चेंज होगा तो आपको भी उस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड अगर समटाइम्स ऐसा होता है तो आपको वो कन्वे करना है, क्योंकि फिर अदरवाइज अगर आप जब तक बच्चों को कन्वे नहीं करते दे गेट द मैसेज कि जब मम्मी को अपने हिसाब से चीज़ें करनी होती है तो ठीक है, अगर मैं किसी दिन बोलूँ कि नहीं मुझे आज लेट सोना है तो मम्मी को प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप उनको कन्वे करो कि आज अगर लेट हुआ भी है तो व्हाट इज़ द रीज़न। जब हम एक वैलिड रीज़न देते हैं तो उनके जो खुद के सेल्फ परसेप्शन होते हैं वो कम बनते हैं। उसमें जो गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में वो कम होंगी, आपकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। नाउ अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्न डे चैलेंजेस में, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दी गैजेट्स। आजकल बच्चे गैजेट्स का यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, वीडियो गेम्स आर देयर। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हटा नहीं सकते हैं, बट येस हम उनको मॉडरेशन में रहना सिखा सकते हैं। हम उनको ये सिखा सकते हैं कि किस चीज़ के, सपोज अगर मैं इंस्टा यूज़ कर रहा हूँ तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि जब वो इंस्टा यूज़ करें तो वो लिमिट्स में यूज़ करें, उनको पहले से एडवांस में पता हो कि किस तरीके से उसको कितना यूज़ करना है और क्या चीज़ है उसमें जो मुझे यूज़ नहीं करनी है। उनको एक बाउंड्री सिखाना, मॉडरेशन सिखाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप नहीं सिखाओगे दे डू एक्सपेरिमेंट, वो छुप छुप के करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उनको बाउंड्रीज, जिनको जहाँ पे उनको मॉडरेशन नहीं पता होंगे। सो लेट देम एक्सप्लोर बट इन मॉडरेशन एंड अंडर योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज आउटडोर एक्टिविटी। आजकल हम इतना ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं हमारी डेली रूटीन से, हमारी घर की चीज़ों से, कि हम अक्सर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे नहीं जाते हैं। हम वो अपना गेम खेल रहे हैं, अपना क्लासेस जा रहे हैं, हॉबीज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे गेम खेले एंड दैट्स इट। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर प्ले गेम है, वो कम होता चला जा रहा है। सो मेक श्योर कि एवरीडे बेसिस पे एटलीस्ट फ्यू हाफ एन आवर और 1 आवर आप उनको फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी भी ज़रूर कराएं, क्योंकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप उनको ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनको किसी न किसी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पार्क में, चाहे रनिंग ही क्यों ना हो बेसिक, आप वो भी करवा सकते हो। बट आउटडोर प्ले, आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक रूटीन अपने बच्चे का तैयार कर रहे हैं उसमें मेक श्योर कि आप ये आउटडोर एक्टिविटी को ऐड ऑन करें। नाउ टैंट्रम्स की अगर हम बात करें, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो अक्सर पेरेंट्स यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा टैंट्रम शो करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो करता है और पब्लिकली भी वो चीज़ शो कर देता है। समटाइम्स हम एम्बैरस हो जाते हैं उसकी इस टैंट्रम्स की वजह से। तो सबसे पहले जो हमें टैंट्रम्स को समझने की ज़रूरत है कि टैंट्रम्स जब आते हैं उसके रीज़न्स होते हैं, उसके कॉजेज़ होते हैं। सो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हमने पेरेंटिंग स्टाइल की बात करी कि अगर हम बहुत जल्दी गिव इन कर देते हैं तो भी टेंट्रम आएगा, बिकॉज़ बच्चे को वो पैटर्न पहले से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का पैटर्न समझने की ज़रूरत है कि किस पैटर्न में वो करता है। उसको पता है कि मम्मी-पापा को जब हम बाहर होते हैं तो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगेगा, तो वो उस टाइम पे टैंट्रम शो करेगा ताकि इमीडिएटली जो उसकी नीड है वो फुलफ़िल हो सके। तो सबसे पहले अपने बच्चों के टैंट्रम का पैटर्न समझें। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रॉब्लम बिहेवियर को इग्नोर करना है, बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे ज़्यादा टैंट्रम शो करते हैं, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो करता ही रहता है, लेट देम इग्नोर, एंड हम अपना काम करते हैं। उसमें क्या है कि अक्सर कभी बच्चे जब जेन्युइन प्रॉब्लम्स में भी होते हैं, हम वो भी इग्नोर कर देते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर बिहेवियर। सो मेक श्योर कि हम प्रॉब्लम बिहेवियर को इग्नोर करें, नॉट द चाइल्ड। उस टाइम पे अगर आप किसी डिमांड को मना करते हो या आप उनकी डिमांड फुलफ़िल करते हो, तो आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ का आपने ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है कि वो नहीं देनी है, तो नहीं देनी है, कंसिस्टेंटली रिफ्यूज़िंग होनी चाहिए। एंड अगर आप किसी डिमांड को फुलफ़िल करते हो, सो दैट डिमांड शुड बी फुलफ़िल लाइक ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो आप ये जो टर्म्स है उसके लिए आप नेगोशिएशन रख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आप बाहर जाते हो और बच्चा आपका रोना शुरू कर देता है, अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो तो उसमें आपको बोलना है कि अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अगर मम्मा ने आपको बोला
5 मिनट्स या मम्मा किसी से बात कर रही है एंड मम्मा सेड कि 10 मिनट्स, तो तब तक आप 10 मिनट्स तक इंटरफेयर नहीं करोगे। आफ्टर 10 मिनट्स आपको ये चीज़ मिलेगी, इतने टाइम के लिए मिलेगी। बट अगर आपने 10 मिनट्स से पहले इंटरफेयर किया तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल कि आपका बिहेवियर है। अगर आप बीच में 10 मिनट से पहले इंटरफेयर करोगे मम्मा पापा को तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप 10 मिनट्स पेशेंटली वेट करोगे तो आपको वो चीज़ हम इतने टाइम तक के लिए देंगे। तो ये चीज़ डिस्कशन प्री हैंड होना चाहिए जब आप उस डिमांडिंग सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि जब डिमांडिंग सिचुएशन में होंगे कोई भी बच्चा नेगोशिएशन नहीं समझेगा। अगर आप पहले डिस्कस करते हैं कि सबको पता है कि ये बच्चा आपके साथ ये प्रॉब्लम सी टाइम शो करता है, तो डिस्कस देम व्हेन यू आर इन योर हाउस, व्हेन यू आर इन अ कंफर्टेबल स्पेस, एंड जब बच्चा भी बिल्कुल कंफर्टेबली है एंड उनका जो मूड है दैट इज फाइन, तब ये नेगोशिएशन, इन्वॉल्विंग दैम इन दैट नेगोशिएशन, कि उनको भी उसमें इन्वॉल्व करें कि यू एग्री विद दिस, आपके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं या आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो। सो जो हम एक उनसे कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग्स नेगोशिएशन बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो आपको डिसाइड करना है फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड्स। एंड दूसरा थिंग जो सबसे ज़्यादा गलती अक्सर पेरेंट्स कर देते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मम्मा ने मना कर दिया, बच्चा पापा के पास गया, पापा ने दे दिया। इससे क्या हुआ? पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई, बच्चे की डिमांड फुलफिल हो गई और जो दूसरा पेरेंट है वो विलन बन गया। पापा बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो दे देते हैं चीज़ें, मम्मी बहुत बुरी है क्योंकि मम्मी हमेशा मना करती है। तो विलन कौन बना? मम्मी। या अगर मम्मी दे देती है और पापा मना कर देते हैं तो भी आप पापा को विलन बना रहे हो। तो इस केस में यूनिफॉर्मिटी रखने की ज़रूरत है ताकि बच्चे को ये पता हो, येस आई हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, जो नेगोशिएशन हुआ है, जो चीज़ डिसाइड हुई है वो चीज़ मुझे फॉलो करनी है। दोनों पेरेंट्स सेम बात पे ही रहेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी आपके अप्रोच में होनी चाहिए। जब आप इस तरीके की नेगोशिएशन अपने बच्चों के साथ सेट करते हो तो आप जो पूरी फैमिली है, जैसे अगर आप यू, योर हस्बैंड एंड योर किड या आपकी वाइफ, तो आप दोनों कपल को एंड बच्चे को साथ में होके जिस डिस्कशन होना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। दूसरा कि जब हम अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे को हम काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं या हम सबसे पहले अपना ही कूल खो देते हैं। हम उनको थप्पड़ मार देंगे, हम चिल्ला देंगे कि बस करो, आपको समझा दिया ना, आपको समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। अगर आप गुस्सा हो जा रहे हो, आप उस प्रोसेस में अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हो, तो उस पर आप उस प्रोसेस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अपने कूल को मेंटेन करें, अपने आप को काम रखें उस सिचुएशन में, ताकि आप उस सिचुएशन को और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। नाउ सिबलिंग्स की अगर हम बात करते हैं कि आजकल सिबलिंग्स में हमने देखा हो कि बहुत जल्दी राइवलरी हो जाती है, बहुत जल्दी वो पेरेंट्स को वो कंप्लेन करते हैं कि आप तो इसको ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे कम प्यार करते हो, इसकी ज़्यादा बातें मानते हो, मुझसे कम, मैं तो आपकी हमेशा खराब ही हूँ, बस यही अच्छा है। तो उसमें हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कि कंपैरिजन नहीं करना है। बिल्कुल भी बच्चों में, सिबलिंग्स में किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जब आप कंपैरिजन करते हो सिबलिंग्स के बीच में, आप हेट्रेड जनरेट कर रहे हो अपने दोनों बच्चों के बीच में। एक बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मी मेरी बात सुनती है, तो दूसरा मुझे भाई से या बहन से वो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मम्मी तो मेरी साइड है। दूसरे बच्चे को ये लगेगा, आपके लिए भी और बच्चे के लिए, कि हाँ इसी की साइड लेती है, यही प्रॉब्लम है, ये नहीं होता तो मम्मी मुझसे अच्छे से बात करती है। तो वो हेट्रेड आप कंपैरिजन करके जनरेट कर रहे हो दोनों बच्चों के बीच में, और एट द सेम टाइम आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी आप खराब कर रहे हो। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों के बीच में हो रही हैं, कुछ इश्यूज हैं, आप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करो, आप उसमें इंटरफेयर मत करो कि आप दोनों ने लड़ाई करी है, आप दोनों की प्रॉब्लम है, आपको हम बनार दे रहे हैं, जाइए डिस्कस करके आइए और वापस आके हमें बताइए कि आप इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करोगे। आप हमेशा उस चीज़ में बार्जन करके उस चीज़ को सॉल्व मत करो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि यू हैव टू टेक वन साइड, एंड उसमें फिर आपका प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ में किसी मेक श्योर कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप किसी भी बच्चे की साइड ना लें, क्योंकि जब भी आप साइड लोगे आप विलन बन जाओगे एक बच्चे के लिए। सो मेक श्योर कि आर्ग्यूमेंट में साइड्स नहीं लेनी है। यूजुअली हम ट्राई करेंगे कि हम बच्चों को बोलें कि आपके प्रॉब्लम है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और फिर आप मुझे बताओ कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, देन विल डिसाइड। आप उनको गाइडेंस दे सकते हो कि कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, बट लेट देम डू इट, ताकि वो सीखें कि अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उनकी जो हेट्रेड है वो भी कम होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा बच्चों का, और आपस में जो बॉन्डिंग है वो भी उनकी इम्प्रूव होगी। दे विल लर्न टू अंडरस्टैंड कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है।
नाउ अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अबाउट द मॉडर्न डे चैलेंजेस। नाउ लेट्स डिस्कस कि टिप्स क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है जब हम बच्चों के साथ जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम बच्चों को डील कर रहे हैं, जब हम उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि हम उनके एफर्ट्स को इनकरेज करें, ना कि एंड रिजल्ट्स को। हमने ये देखा है कि मेरे बच्चे ने पूरे 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करी फॉर द एग्जाम्स, बट फिर भी वो शायद 85% ही लेके आ पाया है, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बट वाई आर यू डिसअपॉइंटेड? बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, नॉट जस्ट द एंड रिजल्ट। ऑफकोर्स अगर रिजल्ट अच्छा आता तो और अच्छा हो जाता, बट इट्स ओके आपके बच्चे ने मेहनत करी, दैट्स द थिंग। क्योंकि हर बच्चे का कैलिबर, हर बच्चा, नॉट एवरी चाइल्ड, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे 100% 99% नहीं ला सकते। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, हमें उनको बार बार उस कॉम्पिटिशन में पुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो एफर्ट्स अच्छे से दे, एंड अपने एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स देने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना है अच्छे से, और अपने बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि अगर बच्चे ने 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करी, अपना 100% पोटेंशियल दिया, एंड फिर भी 85% आए, और उसके बाद अगर हम ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपके सिर्फ 85% आए हैं, तो आप बच्चे को डिस्करेज कर रहे हो, उसके आप कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सेल्फ स्टीम को खराब कर रहे हो कि मैंने तो अपना 100% दिया, फिर भी आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम यूजलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ कोशिश कर दी, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है कि दे आर डिसअपॉइंटेड, आई एम यूजलेस। तो वो आप उस तरीके से उनके सेल्फ को, उनकी जो इमेज है उसको बना रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप एफर्ट्स पे फोकस करें अपने बच्चे की, उनके एंड रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें, एंड हमेशा एफर्ट्स को मोटिवेट करना है, रिजल्ट्स को नहीं। ये नहीं बोलना है कि 99% लाने हैं आपको, आपको ये बोलना है कि आप अपने 100% ट्राई करो बच्चा, एंड उसके बाद जो भी होगा वी आर हियर टू सपोर्ट, ताकि वो एफर्ट्स पे फोकस करें। नेक्स्ट, आप अपनी बच्चे की लाइफ में एकेडमिक्स के अलावा या जो चीज़ आप चाहते हो उसके अलावा भी इंटरेस्ट आपको शो करने की ज़रूरत है। कि समटाइम्स, अच्छा अगर आपके फ्रेंड्स हैं या नए फ्रेंड्स बने हैं तो आप कभी उनको घर बुला लो, या मैं आपके फ्रेंड से मिल लेती हूँ, या अच्छा आप किस तरीके की बातें पसंद करते हो, अच्छा आज का आप कौन सी गेम खेलने पसंद कर रहे हो, या किस तरीके के गेम्स आए हैं, क्योंकि अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता कि बच्चे की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो किस तरीके के गेम्स आए हैं, जितना ज़्यादा आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट शो करोगे, उतना ज़्यादा जो बॉन्ड है आपका और आपके बच्चे का वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि मेरे बच्चे का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर फिर उस अकॉर्डिंग आता है। सेकंड जो हमने डिस्कस किया कि हमें पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, एक फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अप्रोच हमें रखने की ज़रूरत है एज पर द चाइल्ड। एंड ये चीज़ हमें कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत है कि अगर हम बड़े बच्चों को अलग तरीके से समझा रहे हैं और दूसरे बच्चों को अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो दोनों बच्चों को आपको ये कम्युनिकेट करना है कि क्यों मैं बड़े बच्चों को ऐसे समझाती हूँ और छोटे बच्चों को ऐसे समझाती हूँ, क्योंकि बेटा आपका छोटा भाई अलग है और आपकी बड़ी बहन अलग है। एक्सप्लेन इट टू देम, क्योंकि वो नहीं समझेंगे कि आप ये डिफरेंट अप्रोच क्यों यूज कर रहे हो। अगर आप समझाओगे दे विल अंडरस्टैंड देन। नेक्स्ट इज कि जैसे हमने बात करी, कम्युनिकेशन होना फैमिली के बीच में एज पेरेंट्स, आपका अपने बच्चे के साथ एंड विद बिटवीन द कपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा फैमिली के बीच में, उतना ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। सो मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें। आप डेली बेसिस पे आई वुड सजेस्ट कि कुछ एक टाइम फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बैठते हो विदाउट द गैजेट, हाफ एन आवर 1 आवर, एंड उस टाइम पे सिर्फ आप डिस्कशन करते हो। एक हेल्दी कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू कैन आस्क अबाउट द डे कैसा रहा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे से पूछा कि अच्छा आपका स्कूल में दिन कैसा रहा, फिर आपने क्या क्या किया, बच्चे ने आपसे पूछा कि मम्मा आज आपने घर पे क्या किया, या आप ऑफिस गए थे तो क्या क्या चीज़ें हुई, एंड सेम यू कैन आस्क योर हस्बैंड, ताकि एक कम्युनिकेशन ऑन द डेली बेसिस, जो अच्छी चीज़ें हम उसको एंजॉय करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका एज अ फैमिली कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आज पापा का दिन ऑफिस में अच्छा नहीं था, लेकिन आस्क योर चाइल्ड कि बच्चे पापा आज सैड है, व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं हम उनका मूड ठीक करने के लिए, या उनको इस चीज़ में, इस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। ऑफकोर्स जो उनका ऑफिस का काम है या जो प्रॉब्लम है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप एक फैसिलिटेटर की तरह घर का जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी कर सकते हो, ताकि जब तक वो घर पे हैं उनकी जो होप है, जो पॉजिटिविटी है, वो बढ़े।
तो इस तरीके से कम्युनिकेशन एक हेल्दी वे में एवरीडे बेसिस पे आप कम से कम एक हाफ एन आवर का टाइम या 1 आवर का टाइम ज़रूर रखें अपनी फैमिली के साथ, जितने तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। कोई गैजेट्स, कोई फ़ोन, कोई टैबलेट, कुछ भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, जस्ट यू एंड योर फैमिली एंड द कम्युनिकेशन, जिसमें आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हो अबाउट द डे। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कंपैरिजन हमें नहीं करना है। जितना ज़्यादा कंपैरिजन होगा उतना ज़्यादा हेट्रेड फीलिंग होगी, उतना ज़्यादा आपसे बॉन्डिंग खराब होगी एंड बच्चों की आपस में बॉन्डिंग भी खराब होगी। सो मेक श्योर कि ये हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। एंड कंसिस्टेंसी, जैसे हमने डिस्कस किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट का बिल्कुल यूज़ ना करें। जितना ज़्यादा फिजिकल पनिशमेंट आप यूज़ करते हो, आप अग्रेशन को मॉडल करते हो, सो स्टॉप डूइंग इट। उसकी जगह कम्युनिकेशन को यूज़ करें। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा कंप्लायंस बच्चों का बढ़ेगा। एंड मेक श्योर कि आप क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते हो। एंड जब हम इस क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, इसमें कोई भी एकेडमिक या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए दैट यू वांट फ्रॉम द चाइल्ड। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि इंजॉयमेंट पर्पस के लिए फ्री, जो आप दोनों एंजॉय कर सको। ये नहीं कि आप उसके साथ बैठ के होमवर्क करवा रहे हो एंड दैट इज द क्वालिटी टाइम। नो, क्वालिटी टाइम कैन बी कि अगर मेरे बच्चे को आर्ट पसंद है तो आई एम इन्वॉल्विंग इन ड्राइंग विद दैट किड, कि हाँ मैं फोन पे बैठी हूँ या बैठा हूँ और बच्चे को बोले कि ठीक है आप ड्राइंग कर लो, इज नॉट द क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम कि उनको कोई चीज़ पसंद है एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, चाहे मैं उनके लिए ही करूँ। दैट इज़ द क्वालिटी टाइम, ताकि वो इंजॉय कर सके उस प्रोसेस को, उस हैप्पीनेस को वो फील कर सके। इससे आपके बच्चे को भी अच्छा फील होगा एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो फील गुड अबाउट द सेम। एंड एट द सेम टाइम हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। अक्सर हम ये बोलते हैं कि ठीक है आप बच्चे, आपको कुछ नहीं पता, आप मत बोलो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े हैं ना, आप कुछ मत बोलो। जितना आप बच्चे को रिस्पेक्ट दोगे उतना रिस्पेक्ट आप बच्चों से लोगे। इट्स अ रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, कि जितना ज़्यादा हम जिस तरीके से हम उनको मॉडल कर रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम उनसे वो चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनसे सेम चीज़ हम कम्युनिकेशन वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यस ये सही है या ये गलत है, उनको मॉडल उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट इज कि जब से अब हम अगर बात कर रहे हैं ओवरऑल अबाउट द पेरेंटिंग स्किल्स, ये चीज़ को प्लीज़ समझिए कि जितना ज़्यादा आप एक अपने बच्चे के साथ बॉन्ड पे काम करेंगे, इमोशनल बॉन्ड पे वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको समझेंगे, उतना ज़्यादा आप उनको पेरेंटिंग स्टाइल को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि मेरे बच्चे की क्या नीड्स हैं, उनकी नीड्स को अकॉर्डिंगली फुलफिल कर पाओगे। नीड्स से मतलब सिर्फ एकेडमिकली या मनी या फूड या क्लोथ्स नहीं होता है। नीड, इमोशनल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या है। समटाइम्स क्या मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जब वो पार्क जाता है ही जस्ट वांट मी टू बी देयर सिटिंग ऑन अ चेयर, कि मैं बस चेयर पे बैठी रहूँ, मैं देख रही हूँ, एंड ही विल बी हैप्पी। उसको अच्छा लगेगा, उसको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मम्मा बैठे हैं। उसके बाद शायद वो जाके इनिशिएट कर सके। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो कि कैसे आपको उस चीज़ को समझना है। शायद बच्चे को डर लगता है कि क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, और उसने आपसे ये फियर को शेयर किया है, तो सबसे पहले समझो कि हाँ उसने ये फियर शेयर किया है, उसके जो पेन है, जो फियर है, जो डर है, उसको समझने की ज़रूरत है। फिर उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। अच्छा, पहले हम शुरू करते हैं कि पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करो, फिर पापा से, फिर दीदी से मे बी, एंड देन फिर उसके बाद अपने ट्यूशन टीचर से, एंड फिर नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि हम मैम से बस एक क्वेश्चन पूछें। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चेनिंग के थ्रू बच्चों को वो प्रॉब्लम जहाँ पे वो फेस कर रहे हैं, जो फियर वो फेस कर रहे हैं, उसको सिखाना, उनके उनसे लाइफ अप्रोच के बारे में डिस्कशंस करना कि यस लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम आजकल पेरेंट्स के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। हम ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम्स, हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि हमने हमेशा उनको एक स्मूथ लाइफ दी होती है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हाउ दे विल हैंडल। तो जब हम उनको स्मूथ लाइफ दे रहे हैं, हमें एट द सेम टाइम उनको ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सडनली अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उसको लेके पैनिक नहीं होना होता है या हमें स्ट्रेस नहीं होना होता है, हमें उसको समझना पड़ता है, हमें उसको डील करना पड़ता है। तो डिस्कस अबाउट दोज लाइफ अप्रोचेज एज वेल, क्योंकि आप उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे अबाउट लाइफ तो कौन करेगा। सो मेक श्योर यू, आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी पेरेंटिंग वे में इन्वॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एंड अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को कंसिस्टेंट रखें एंड फ्लेक्सिबल रखें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। So that's all for today. Now it's you can ask me question and answers. These are some of the books जो हमारे डिपार्टमेंट ने पब्लिश करी हैं। ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या इन पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स, वीडियोस, लाइव सेशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिस्कशंस।
एंड दिस इज द नेशनल हेल्पलाइन नंबर जो फोर्टिस रन करता है। इस हेल्पलाइन नंबर को आप सेव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, नोन के साथ शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पे कोई भी पर्सन जिसको किसी तरीके की कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, कंसर्न है, क्वेरी है, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। सो आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। यस, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है सो कैन यू प्लीज अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज डू इट, ताकि लोग क्वेश्चंस पूछ सके। आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, सो अदिति शर्मा का क्वेश्चन है कि हम बच्चे को इनफ टाइम देते हैं बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क। तो अगर आपके बच्चों को आप इनफ टाइम देते हो फिर भी वो नहीं कर पाता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज ये है कि बच्चा शायद उसको समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, या वो रिटेन नहीं कर पाता है, या उसको कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपको बता नहीं पा रहा है फियर की वजह। सबसे पहले रूट कॉज को समझो। जो वो बिहेवियर है उसको समझने की जगह रूट कॉज को समझो कि ऐसा क्या रीजन है। क्या वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या उसका मन नहीं करता है, कंसंट्रेशन में दिक्कत है, टेंशन में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या कौन बच्चे को। और ये चीज आपको उसको हेल्दी वे में समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है जो बच्चा फेस कर रहा है। ओके, किसी ने पूछा है, कृत्वी जी ने पूछा है कि हम कैसे इमोशंस को मैनेज करना सिखा सकते हैं। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सिखाने की ज़रूरत है कि बच्चों को सबसे पहले उनको इमोशंस होते कौन कौन से हैं आप ये समझाइए, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशन की उनको सबसे पहले ये सिखाना कि कोई भी इमोशन गलत नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, इमोशन सारे सही होते हैं। उस चीज़ को सिखाना सबसे पहले। दूसरा, उनको ये चीज़ समझाना कि एक्सेप्ट करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, एंड देन कन्वे करना कि उस इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। अगर मैंने इमोशन हूँ, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे जेलेसी फील हो रही है अपने किसी फ्रेंड से कि उसके 98 आए और मेरे 96, जेलेसी हो कि मैं उस फ्रेंड के लिए हेट्रेड ना लाके मैं क्या कर सकता हूँ कि आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हो कि क्या उसने डिफरेंट करी, या फिर हम एक बार अपने ऊपर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाई करी थी तो उसमें क्या कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं थे जो मैंने अच्छे से हैंडल नहीं करे, या कोई एरिया ने लैक कर दिए। तो वो डिस्कशन करना सिखाना, ताकि हम ये सीख सकें कि हाँ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है या मैं कुछ अच्छे से नहीं कर रहा हूँ तो उसको फेलियर को एक्सेप्ट करना एंड देन उसको कोशिश करना। तो उसमें हेट्रेड फीलिंग फ्रेंड के लिए ना लाके उस चीज़ से अपने आप को कैसे बेनिफिट करना है उस चीज़ पे फोकस करना। सो दिस इज हाउ वी कैन टीच देम कि यस, अपने इमोशन को, जो भी इमोशन है आप उसको पहले एक्सेप्ट करें, समझिए मुझे ये इमोशन क्यों फील हो रहा है एंड उसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ एंड अपनी लाइफ में ले इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बच्चे के गुस्से को हैंडल कैसे करें, हमने अभी डिस्कशन किया कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हम बाकी सारे इमोशन को जब दबाते हैं उसके बाद अक्सर आता है। आपने अगर आइसबर्ग देखा होगा, उसमें 10% ओनली ऊपर होता है और नीचे 90% एरिया होता है। तो जो 10%
है वो अग्रेशन है जो बच्चा शो करता है, और नीचे बहुत सारे इमोशन हो सकते हैं, कैन बी द फियर, सैडनेस, अग्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो वो गुस्से को लेके जा रही हैं। अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते या अपनी सारी चीजें मुझ पर थोपते हैं, कोई नहीं समझता है, स्कूल में टीचर्स नहीं समझते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्रेशन का रीज़न क्या है, एंड जब आप रीज़न समझ पाएंगे तो आप उस चीज़ पे वर्क कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप एग्रेशन के रीज़न को पहले समझें। दूसरा, जब हम मैनेज की बात करते हैं एग्रेशन में, तो आप उनको टाइम आउट दे सकते हो, आप उनको रिवर्स काउंटिंग सिखा सकते हो। उस टाइम पे आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी एक पर्सन पे, उस टाइम पे आंसर बैक ना करने की जगह आप उस रूम से, उस स्पेस से 5-10 मिनट के लिए बाहर जाइए। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो उस टाइम पे। रिवर्स काउंटिंग बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये सही समझने की ज़रूरत है कि थॉट क्या आ रहा है। अगर हम थॉट को समझ जाएं तो आप एग्रेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर थॉट ये है कि मम्मी मुझे कभी नहीं समझती और इनको सिर्फ अपनी बातें करनी होती हैं या अपनी चीज़ मनवानी होती है, तो जितनी बार ये थॉट मेरे माइंड में चलेगा उतनी बार मेरा एग्रेशन जो है बढ़ेगा। तो अगर हम उस थॉट को चेंज करने पे वर्क कर सके, समझ के कि बच्चे को गुस्सा किस वजह से आ रहा है, तो आप उस एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके अलावा डीप ब्रीदिंग, आप रिवर्स काउंटिंग बच्चों को करा सकते हो कि 100 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करनी है। एंड एट द सेम टाइम जो उनके इमोशंस हैं, जब वो गुस्सा नहीं है तब उनके इमोशंस के बारे में आप जब डिस्कशन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के बारे में समझ में आएंगी कि उसको गुस्सा किस चीज़ पे आता है, किस वजह से आता है। अक्सर गुस्से का सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं? ओके, सो अगर आपके लेवल बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, आपको मल्टीपल आप रोल प्लेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कि किस किस सिचुएशन में वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, किस एरियाज में जब किस तरीके के क्वेश्चन वो अपने आप से पूछता है। सो अगर उसको मैम ने बोला कि आपको क्लास के सामने रीडिंग करनी है और इमिडिएटली उसको लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और ये बात जब आपने डिस्कशन की एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड कि यस, आप इसके दिमाग में ये बात चली कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं सबके सामने नहीं बोल पाऊंगा, और जब आपने रोल प्ले कराया तो बच्चा बहुत अच्छे से कर पा रहा है घर पे उस चीज़ को, देन यू आस्क देम कि बच्चे जब आप यहाँ पे कर सकते हो तो क्लास में क्यों नहीं कर सकते हो? क्या लगता है आपके मन में, क्या बात चलती है? या आपको ये लगता है कि क्लास के बच्चे आप पे हंसेंगे या डांटेंगे? देन उस चीज़ को, क्वेश्चंस को जो उनके कंसर्न आते हैं ना, अकॉर्डिंगली उनको केटर करना। तो उसमें हम प्रॉपिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल उसमें सिचुएशन बेसिस पे आप लेके चल सकते हो, वन थिंग एट अ टाइम। सडनली सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते हो, वन बाय वन चीज़ें अगर आप लेके चलोगे कि इस सिचुएशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल कम फील करता है, तो उसको हम डांस कर सकते हैं कि क्लास में रीडिंग नहीं करता तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करवाना। वहाँ पे क्या कंसर्न कि क्लास के बच्चे हंसेंगे, बट आप तो स्टूडेंट हो, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सारे बच्चे हमेशा उस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करेंगे। सेम चीज़ अगर जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि मैम आपको क्या लगता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। तो जब आप समझोगे टीचर्स का पर्सपेक्टिव भी और अपना पर्सपेक्टिव भी, आप समझ पाओगे कि बच्चे के उस लो कॉन्फिडेंस का रीजन कहाँ से आ रहा है। तो हमें अक्सर रूट कॉजेज जो होते हैं उस पर वर्क करना पड़ता है, जो आउटवर्ड बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। उसके अलावा हम रोल प्लेज हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। And as I said कि spend quality time with your kids to understand कि कहाँ पे वो concerns face कर रहे हैं। Any other questions we have? ओके, सो आई क्विकली टेक वन मोर क्वेश्चन। इट सेज कि आप अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो टुवर्ड्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उनको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एज ए सेड कि जब हो या आपने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में उनको 3 बार अपना रूम साफ करना है, तो आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दो कि किस दिन वो करना चाहते हैं। ये चीज़ आप प्री हैंड डिस्कशन करो। जितना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा इन चीज़ों के साथ, उतना ज़्यादा वो समझेंगे और उतना ज़्यादा वो अपना जो कनेक्शन है
मम्मी का टास्क है, ये नहीं होना चाहिए, पापा का टास्क है, मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी तो इसलिए मुझे करना है, तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आ सकता, आप उसको थोप नहीं सकते हो बच्चों के ऊपर। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप उनको इन्वॉल्व करो बच्चों को उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई भी आप डिसीजन लेते हो, एंड एट द सेम टाइम उनको आप एक रिवॉर्ड बेसिस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि यस, अगर हमने ये डिसाइड किया है, जिसमें हम टोकन सिस्टम जिसको कहते हैं, कि अगर हमने डिसाइड किया है कि हमें 3 दिन तक आपको हफ्ते में 3 बार करना है, और ऐसा अगर हफ्ते में आपने 2 हफ्ते तक लगातार किया, तो आपको सेकंड वीक के एंड में मम्मा आपको कुछ गिफ्ट देगी, एंड दिस गिफ्ट कैन बी प्री डिसाइडेड। जैसे फॉर एग्जांपल उसको नया गेम चाहिए जो कि रीजनेबल, तो आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये बिहेवियर इतने टाइम तक परफॉर्म करना है, देन दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम इंटरनल मोटिवेशन भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू मोटिवेट बोथ इवन हैविंग द डिफरेंट रिजल्ट। यस, जैसे हम भी हमने सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिफरेंट रिजल्ट है तो रिजल्ट पे तो फोकस नहीं करना है, हमें एफर्ट्स पे फोकस करना है। जिस बच्चे ने जितना एफर्ट दिया है उसको एफर्ट्स पे फोकस करोगे, ताकि रिजल्ट अपने आप चेंज होगा। रिजल्ट बेसिस पे कि इसके 98% है और इसके 80% है, उस बेसिस पे हम कभी किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते। फोकस ऑन द रिजल्ट। आपने बेस्ट ट्राई किया, आपने आई कुड सी एज योर मदर, आपकी मदर के अकॉर्डिंग, आपके फादर के अकॉर्डिंग मुझे पता है आपने एफर्ट्स दिए एंड आई एम हैप्पी। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो ही वो सीखेंगे कि हाँ, मुझे अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। अगर हम सिर्फ रिजल्ट को अप्रिशिएट करना सिखाएंगे तो वो भी वही सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप क्या मॉडल करते हो। Okay, so I think we have to end the session now. We have already surpassed the time. If you have any other questions, you can write it to us. Okay, thank you so much everyone. I hope आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। किसी भी जो आज चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, आप इन सबको अप्लाई कर सकें, एंड अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को अच्छे से अपनी बॉन्डिंग पे अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें, और एक अच्छा कम्युनिकेशन आप अपने बच्चों के साथ रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप यू हैव अ गुड डे।